हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, अक्सर प्रैक्टिस के दौरान ये देखने को मिलता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच जब डिस्प्यूट हो जाता है और मामला ज्यादा बढ़ जाता है, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, तो वाइफ या उसके घर वालों के द्वारा पति के साथ साथ पति के उन तमाम परिवार वालों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं या थाने में एफआईआर लिखा दी जाती है। जो लोग हस्बैंड से बिल्कुल अलग रहते हैं, चाहे हस्बैंड के पेरेंट्स हों, माता पिता हों या उसके दूसरे भाई बहन हों, जो सिर्फ एक बार शादी में शामिल होने के लिए आए, इसके अलावा हमेशा अलग रहें। वो महिला जो शादी होकर के आई, विदा होकर के कभी भी बाकी लोगों के साथ नहीं रही, लेकिन डिस्प्यूट होने के बाद उन तमाम लोगों के नाम भी एफआईआर में दर्ज करा दिए जाते हैं या कोर्ट में उन तमाम लोगों के विरुद्ध भी मुकदमा कर दिया जाता है। इसी तरीके का एक मामला ऑनरेबल कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचता है। कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा अभी 8 जून 2023 यानी अभी 2 दिन पहले कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा एक बेहतरीन आदेश पारित किया गया। आज के इस एपिसोड में मैं इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है। अगर आपका कोई इस तरीके का मामला या आपके जानने वालों का कोर्ट में पेंडिंग है तो यह जजमेंट आपके काम आएगा। और अगर आप एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप इस जजमेंट का फायदा अपने तमाम केसेस में ले सकते हैं। तो साथियों, जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि इस मामले के फैक्ट क्या थे और फाइनली कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, इस मामले के भी फैक्ट कुछ उसी तरीके के थे जैसे जनरल मामलों के होते हैं। 498A के जो एफआईआर दर्ज कराई जाती है महिला के मायके वालों के द्वारा कि महिला के साथ दहेज की मांग को लेकर के मारपीट की गई, उसकी हत्या की कोशिश की गई, पति के भाई ने उसके साथ रेप अटेम्प्ट किया, उसकी हड्डी तोड़ दी। ये तमाम आरोप लगाते हुए सेक्शन 498A, 406, 325, 307, 376, 511, 120B और दफा 34 इंडियन पेनल कोड में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। 498A आप जानते हैं, डाउरी की डिमांड को लेकर के या किसी और वजह से लेकर के महिला के साथ क्रूएलिटी करना। 325 बॉडी की किसी पार्ट की कोई हड्डी ब्रेक हो जाना और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और 376/511 अटेम्प्ट टू रेप और 120B साजिश रचना। इस तरीके के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के द्वारा जो आरोपी बनाए गए थे एफआईआर में, ऑनरेबल कोलकाता हाईकोर्ट के समक्ष 482 सीआरपीसी की पिटीशन दाखिल की जाती है एफआईआर को क्वेश करने के लिए। सीआरआर नंबर 261/2020 दीपक चटर्जी एलियाज दीपक चटर्जी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। साथियों, अब देखते हैं कि ऑनरेबल कोलकाता हाईकोर्ट के समक्ष जो आरोपी थे उनकी एडवोकेट्स के द्वारा किस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है और फाइनली कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और क्या आदेश पारित किया जाता है। साथियों, जो आरोपी बनाए गए थे ससुराल पक्ष के लोग, उनके एडवोकेट के द्वारा अपने आर्गुमेंट में बहुत ही जबरदस्त गंभीर बातें कही जाती हैं। आर्गुमेंट में कहा जाता है कि शादी में शामिल होने के लिए हम सिर्फ आए थे 2006 में, माता पिता और भाई 2006 में शादी के बाद अलग हो गए थे और तब से ही अलग रह रहे हैं, ये कभी हमारे साथ नहीं रही। और एक और महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि इसके पति ने आत्महत्या कर ली थी और जब आत्महत्या की थी जब तब इसी के साथ रहता था और पति की आत्महत्या के बाद इसने एक फेक स्टोरी बनाकर फैब्रिकेट एलिगेशंस लगा करके ये एफआईआर दर्ज करा दी। आगे कहा जाता है कि महिला ने जो 164 सीआरपीसी का बयान दिया अदालत में, उसमें यह बात कही कि मैंने 20 जनवरी 2015 को अपना वैवाहिक घर यानी ससुराल छोड़ दी थी और एफआईआर में कहा कि 22 जनवरी 2015 को मेरे ससुराल वालों ने मेरी हत्या की कोशिश की थी। तो एक गंभीर मटेरियल कंट्राडिक्शन। अगर 20 जनवरी 2015 को ससुराल का घर छोड़ दिया था तो 22 जनवरी 2015 को उसके साथ अटेम्प्ट टू मर्डर की घटना कैसे की जाएगी। इस तरीके से इस कंट्राडिक्शन को भी पॉइंट आउट किया जाता है कोर्ट के सामने और यह कहने की फाइनली कोशिश की जाती है कि शादी के बाद से कभी भी वो महिला
माता पिता यानी सास ससुर और देवर के साथ नहीं रही है। इसीलिए जो एलिगेशन लगाए गए वो बिल्कुल बेसलेस हैं। देयर इज नो प्रमा फेसाई केस मेड आउट अगेंस्ट द इन-लॉज। इस तरीके का आर्गुमेंट करते हुए एफआईआर को क्वेश करने की डिमांड की जाती है, प्रेयर की जाती है। अब साथियों देखते हैं कि कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है। दोस्तों, कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा दो बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। पहली बात कि जब महिला ने अपने 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट में यह कहा कि 20 जनवरी 2015 को उसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था और फिर एफआईआर में कहा कि 22 जनवरी 2015 को मेरा गला घोट कर मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, यह दोनों बातें बहुत ही मैटेरियल कंट्राडिक्शन है और यह सच नहीं हो सकती। जब 20 जनवरी को उसने घर छोड़ दिया ससुराल का, तो 22 जनवरी को उसके साथ अटेम्प्ट टू मर्डर की घटना कैसे पॉसिबल है? तो एक तो यह बात, और दूसरी बात कि 2006 में शादी होती है, शादी के बाद पूरा परिवार अलग रह रहा होता है, पति अलग रह रहा होता, वो महिला कभी भी अपने सास ससुर और अपने पति के भाई के साथ नहीं रहती, और पति जब सुसाइड कर लेता है तब ये फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। यानी जब साथ रही ही नहीं ससुराल वालों के वो महिला, तो क्रूएलिटी कैसे होगी उसके साथ? इस तरीके से ऑनरेबल कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पूरे केस की सामग्री को देखने के बाद हम यह पाते हैं कि 482 सीआरपीसी में जो हमें कानूनन पावर दिए गए हैं, उन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त मामला है। हां दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि दिस इज ए फिट केस टू एक्सरसाइज द पावर गिवन अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। ऑनरेबल कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा कहा जाता है कि इस पूरे मामले में हमने किसी भी तरीके की क्रूएलिटी की सामग्री नहीं पाई। प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसकी भी सामग्री नहीं पाई। और एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है कि कभी ससुराल वालों के साथ जब नहीं रही तो क्रूरता का सवाल ही नहीं उठता। और सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले का जिक्र करते हुए प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये एआईआर 2007 के सुप्रीम कोर्ट 124 पेज पर ये पब्लिश हुआ है। इस केस का हवाला देते हुए फाइनली एफआईआर को क्वेश कर दिया जाता है दोस्तों। हाँ साथियों, 498A, 323, 407, 376, 325, 511, 307 इन तमाम धाराओं में जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी पत्नी के मायके वालों के द्वारा, उसको क्वेश कर दिया जाता है, यह कहते हुए कि कोई क्रूएलिटी नहीं हो सकती जब ससुराल वाले अलग रह रहे हैं। तो साथियों, मैं समझता हूं कि यह केस एक बहुत ही जबरदस्त प्रिंसिपल इस केस में ऑनरेबल कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा लेट डाउन कर दिए गए हैं। तो यह थे साथियों इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगती हो तो आपके अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करें। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल में नए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और वीडियो को दोस्तों को इसलिए भी भेजते रहा करें कि ये कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां और भी लोगों तक पहुंचती रहे। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।